गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है अतुल सिंह बुंदेला और आज की क्लास में आप देखने जा रहे हैं कंजंक्शन पार्ट 3। और आज की क्लास में हम कुछ और कंजंक्शन के बारे में सीखने जा रहे हैं। उनके पहले हम समझेंगे कौन-कौन से कंजंक्शन हमने पढ़ लिए पहली वाली क्लासेस में। और आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊँगा कि कौन से ऐसे कंजंक्शन और हैं जो आज की क्लास का पार्ट होंगे और उनके बारे में समझेंगे कि जो वर्ड्स आज सीखेंगे उनके टाइप्स क्या होंगे, फंक्शन क्या होंगे और उनके बीच के डिफरेंसेस क्या होंगे। ये तीनों चीज़ें जानने के बाद फिर मैं आपको एग्ज़ाम्पल की हेल्प से उनको प्रैक्टिकली आपको समझाऊँगा कि इन पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आज की क्लास में आप लोग तैयार रहिएगा। और इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, तो कुछ वर्ड्स मैंने आपको सिखाए थे, जैसे कि ये वाले वर्ड्स। मैंने आपको सिखाया था कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि वर्ड हो गया, दो हो गया, दो, ऑल्दो, even though, then, however, still, yet, on the other hand, on the contrary, ये वर्ड सिखाए थे आपको पिछली क्लास में, यानी कि डिस्पाइट एंड स्पाइट ऑफ एंड इंस्टीड ऑफ, इन सब के बारे में पिछली क्लास में आपको सिखाया गया था। तो पिछली क्लास में हमने इन सब के बारे में बात की थी और आपको बताया था कि ये जो सारे वर्ड्स दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये सारे वर्ड्स एक्चुअली हम एक सेंटेंस में तब यूज़ करते हैं जब हमें एक सेंटेंस में इससे पहले वाले इन वर्ड्स के पहले पे जो हमने एक स्टेटमेंट लिखा है और इन वर्ड्स के बाद जो हमने एक दूसरा स्टेटमेंट लिखा है, तो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट कर रहे होंगे, ठीक है? यानी कि ये वर्ड कॉन्ट्रास्टिंग है और कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? चलिए, अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, अब हम ये करने वाले हैं कि इनको तो मैंने प्रैक्टिकली सिखा दिया था, सारी चीज़ें आपको बता दी थी पिछली क्लास में। मैं एक बार फिर से थोड़ा-सा आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ इन चीज़ों को। जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो वर्ड है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था और ये आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये आपके कंजंक्टिव एडवर्ब हैं, जो कंजंक्शन के अलावा एडवर्ब का भी रोल प्ले करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम कंजंक्टिव एडवर्ब, राइट? इसके बाद ऊपर जो वर्ड्स लिखे हैं दे आर प्रीपोजिशन। अब इनके बारे में क्या बताया था कि अगर ये प्रीपोजिशन है तो इनके बाद वाला पार्ट जो भी होगा जनरली वो एक फ्रेज होगा या कोई सिंगल वर्ड हो सकता है। यानी कि हम ये समझते हैं इसका मतलब कि अगर हमें एक सेंटेंस में ये प्रीपोजिशन मिले तो इनके बाद वाले पार्ट में कम से कम हम एक वर्ब यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें फ्रेज चाहिए या फिर हमें चाहिए कोई सिंगल वर्ड। अगर हमने सेंटेंस में एक वर्ब यूज़ कर लिया तो इसका मतलब होगा कि वो एक फ्रेज़ नहीं बनेगा बल्कि एक क्लॉज़ बन जाएगा और कंजंक्ट और प्रीपोजिशन क्लॉजेस को जोड़ते नहीं है। इसीलिए हम इनका यूज़ तभी करते हैं जब इनके बाद वाले पार्ट में कोई वर्ब ना हो, ठीक है? ये सारी बातें मैंने आपको कल समझाई थी, सिखाई थी और इनकी ग्रामेटिकल क्लास में भी बताया था। इनको जब हम यूज़ करते हैं तो इनकी अपनी अलग-अलग पोजीशन भी होती है। तो उस पोजीशन का भी जो डिफरेंस होता है वो भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है? चलिए, इसी बेसिस पर आज की क्लास में कुछ और वर्ड्स हैं जिनका यूज़ हम करने जा रहे हैं दोस्तों, कंजंक्शन ही की तरह रोल प्ले करते हैं। मतलब फंक्शन उनका सिंपल सा है कि 2 पार्ट्स को कनेक्ट करने का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम सिर्फ कंजंक्शन ही करे। कुछ और भी वर्ड्स होते हैं जो कि ये काम कर लेते हैं और आज हम उन सभी वर्ड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का ये रहा टॉपिक। दोस्तों एक कंजंक्शन है फॉर। एक वर्ड है फॉर जो आप लोगों ने कंजंक्शन की तरह तो नहीं लेकिन प्रीपोजिशन की तरह इसको ज़रूर देखा होगा कई बार। लेकिन दोस्तों ये कंजंक्शन का भी रोल प्ले करता है, ठीक है? अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंजंक्शन है या प्रीपोजिशन है? तो इस चीज़ को भी मैं ग्रामेटिकली आपको समझाऊँगा, सिखाऊँगा और उसके बाद कभी भी आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि ये पर्टिकुलर वर्ड कौन से सेंटेंस में कंजंक्शन का रोल करेगा और कौन से सेंटेंस में प्रीपोजिशन का रोल प्ले करेगा, ठीक है? चलिए
तो दोस्तों फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये कंजंक्शन है दोस्तों, ठीक है? अच्छा, अब इसके जैसे ही कुछ और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, बिकॉज़, सिंस, एज़, ठीक है? कुछ और भी वर्ड्स होते हैं दोस्तों, जैसे कि बिकॉज़ ऑफ, ऑन अकाउंट, टू, ड्यू टू, ठीक है? इसके अलावा कुछ और भी वर्ड्स हैं, जैसे कि सो, देयरफॉर, हेंस, दैट्स व्हाई, और इधर एक को लिख लेना ओइंग टू, ठीक है? सो, देयरफॉर, हेंस, दैट्स व्हाई, ठीक है? ये सारे वर्ड्स हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये सारे वर्ड्स का रोल क्या है एक सेंटेंस में? जैसे इससे पहले हमने देखा था कि कुछ ऐसे वर्ड्स हम यूज़ कर रहे थे, जो 2 स्टेटमेंट के बीच में कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे थे, ठीक है? तो वो ना कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड कह रहे थे। अब ये कौन से वर्ड्स हैं, इनका क्या रोल प्ले ये क्या करेंगे एक्चुअली सेंटेंस में मैं आपको बताता हूँ। ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये वर्ड्स सेंटेंस में हम तब यूज़ करते हैं जब हमें क्या करना हो, एक पार्ट में सपोज़ एक पार्ट में बीच में कहीं कंजंक्शन यूज़ किया है, ठीक है? मैं आपको एक खाली पेज पे बताता हूँ ये बात, थोड़ा देखिए इधर। देखो, ऐसे मान के चलिए कि इस तरह से एक पार्ट ये है, बीच में हमने कोई कंजंक्शन वर्ड यूज़ कर रखा है या इनमें से कोई वर्ड यूज़ कर रखा है और फुल स्टॉप। अब होगा क्या दोस्तों, ये जो वर्ड्स है ना, ये क्या करते हैं कि सपोज़ इस तरफ वाले पार्ट में अगर आपको रीज़न मिलता है, तो फिर इस तरफ वाले पार्ट में रिज़ल्ट मिलेगा। या हो सकता है कि इस तरफ वाले पार्ट में आपको रीज़न मिल जाए, तो फिर इस तरफ वाले पार्ट में रिज़ल्ट मिलेगा। बात समझ रहे हो? मतलब कहने का मतलब ये कि इन्फ्लुएंशियल है ये वर्ड्स, ठीक है? ये इन्फ्लुएंस जो करते हैं, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जनरली जिनका यूज़ तब करते हैं जब हमारे पास कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है और उस सिचुएशन से ये आउटकम निकल सकता है ऐसा हम सोचते हैं, ठीक है? इन्फर करते हैं। तो ये वर्ड्स क्या करते हैं जनरली रीज़न को रिज़ल्ट से या हम कह सकते हैं कॉज़ को उसके इफ़ेक्ट से रिलेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यानी हिंदी में कहेंगे तो कारण और उसके परिणाम को कनेक्ट करने के लिए इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ये सिंपल सी बात है। 2 अलग-अलग स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। मैंने एक स्टेटमेंट कहा, मैंने एक सेंटेंस बोला कि मैंने कहा कि अमन आज कोचिंग नहीं आया, फुल स्टॉप। दूसरे सेंटेंस में मैंने कहा कि अमन बीमार है। अब ये ध्यान से देखोगे तो दोनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो हमें पता चल रहा है कि एक पार्ट में ना आने का कारण दिया हुआ है कि वो क्यों नहीं आया क्योंकि बीमार है और उस बीमार होने का रिज़ल्ट क्या निकल के आया कि वो कोचिंग नहीं आया। तो यानी कि एक पार्ट में रीज़न है, दूसरे पार्ट में रिज़ल्ट है और इसी टाइप के स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए हम इस टाइप के वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों? यानी कि पीछे जाओ ये वाले वर्ड्स कहाँ थे? हुँ, ये वाले वर्ड्स, ये। तो इन सारे वर्ड्स को जो हम यूज़ करते हैं तभी करते हैं जब हमें क्या करना हो दोस्तों, एक पार्ट में कॉज़ हो और दूसरे पार्ट में इफ़ेक्ट हो। यानी कि रीज़न रिज़ल्ट या कॉज़ और इफ़ेक्ट को कनेक्ट करने के लिए इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है? चलिए, तो अब हम इनके डिफरेंस भी समझे कि फंक्शन तो पता चल गया इन सबका। फंक्शन सभी वर्ड्स का एक ही है दोस्तों, कॉज़ को इफ़ेक्ट से कनेक्ट करना है। ठीक है? अब हमें ये समझना है कि इनमें डिफरेंस क्या है क्योंकि सारे वर्ड्स का काम तो एक ही है, अगर काम एक है, तो इनमें कहीं न कहीं कोई न कोई डिफरेंस ज़रूर होगा और उसी डिफरेंस के बेस पर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है? चलिए, हालाँकि इस टाइप के जो ऑप्शन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर आपको वहाँ पूछने को मिलेंगे, जैसे कि फिलर्स हो गए या क्लोज़ टेस्ट हो गए, क्योंकि क्लोज़ टेस्ट में आपको जो ऑप्शन दिए जाते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शन दिए जाएँगे मतलब जो ब्लैंक्स फिल करने के लिए ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें आपको जो आंसर दिए जाएँगे कुछ इस टाइप के होंगे, जो कहीं न कहीं किसी टाइप की सिमिलैरिटी उनमें होगी, ठीक है? हो सकता है कि कॉन्टेक्स्ट वाइज़ वो सिमिलर हो, ठीक है? ग्रामेटिकली डिफरेंट हो या हो सकता है ग्रामेटिकली सेम हो बट कॉन्टेक्स्चुअली डिफरेंट हो, तो ये चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आज मैं कॉन्टेक्स्चुअली और ग्रामेटिकली दोनों तरीके से इन वर्ड्स को समझाने वाला हूँ आपको। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं फॉर से। दोस्तों फॉर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है
और इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम क्या है? ये सेंटेंस के कहाँ पर यूज़ होगा? स्टार्टिंग में, मिडल में और या एंड में? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं ना, जनरली वो मिडल में यूज़ होते हैं सेंटेंस के। तो हम यहाँ लिख देंगे इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। पहली बात तो ये है कि मिडल में यूज़ होते हैं। दूसरी बात, जब भी ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक सेंटेंस में कंजंक्शन का रोल प्ले करते हैं, तो दोस्तों इनके ठीक पहले एक कॉमा को एज ए सेपरेटर यूज़ करना ही पड़ता है, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 पर आ जाओ। लिखा है कि बिकॉज़, सिंस और एज़, ये क्या है? ये भी कंजंक्शन ही है, लेकिन ये है हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये है आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और इनका यूज़ सेंटेंस के स्टार्टिंग में, मिडल में और एंड में भी कर सकते हैं। जनरली ये सेंटेंस के स्टार्टिंग और मिडल में यूज़ होते हैं जनरली, ठीक है? बट कभी-कभार किसी सिचुएशन में इनको एंड में यूज़ किया जा सकता है। अब सो, देयरफॉर, हेंस, दैट्स व्हाई, ठीक है? ये वाले वर्ड्स इनको कहाँ यूज़ करेंगे? तो दोस्तों इनको जनरली सेंटेंस के बीच में यूज़ करते हैं, मिडल ऑफ द सेंटेंस। और ये होते क्या हैं? तो ग्रामेटिकली ये वर्ड्स कहलाते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब, ठीक है? और काम क्या होता है इनका? काम होता है सेंटेंस के बीच में यूज़ होना। लेकिन जब इनको यूज़ करते हैं ना, तो एक जो फॉर्मल तरीका होता है ना लिखने का, इनको लिखने का, जैसे कि इससे पहले मैंने आपको वो सिखाया था ना, ये कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स थे, तो उसमें से हाउएवर, स्टिल, है ना? इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था, इनको कैसे यूज़ करना चाहिए एक सेंटेंस में। बिल्कुल उसी तरह से इनको भी यूज़ किया जाता है। मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ, देखिए। देखिए, इनको यूज़ करने का तरीका ये होगा, सपोज़ हमें देयरफॉर यूज़ करना है, तो हम इस तरह से लिखेंगे, एक साइड में सेमीकोलन। हुँ, हुँ। यानी कि अगर हम मान लो देयरफॉर लिख रहे हैं तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है? ये ऐसे लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो अगर फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग बोलेंगे तो ये तरीके होते हैं। तो फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग ये होता है कि पहले सेमीकोलन, देन वर्ड, देन कॉमा, या फिर दोनों साइड कॉमा, नहीं तो कम से कम इसके बाद एक कॉमा तो होना ही चाहिए। क्योंकि कंजंक्शन तो है, लेकिन साथ ही साथ ये वर्ड्स रोल प्ले करते हैं एडवर्ब का, ठीक है? तो हमें कुछ इस तरह से यूज़ करना चाहिए इनको, ठीक है? तो ये थोड़ा ध्यान रखें इस बात का। तो दोस्तों अब ये हमारे 3 वर्ड्स की क्लास आपको पता चल गई है कि फॉर हमारा एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसको जब आप लिख रहे होंगे ना तो सेंटेंस के मिडल पे लिखिएगा और इसके पहले एक कॉमा लगा दीजिएगा, ठीक है? जब आप बिकॉज़, सिंस और एज़ की बात करेंगे, तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। इनको सेंटेंस के स्टार्टिंग में, मिडल में और समटाइम्स वी कैन यूज़ देम एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट? अब ये जो सो, देयरफॉर, हेंस, दैट्स व्हाई ये वर्ड्स है ना, इनको कहाँ यूज़ करोगे? ये हैं क्या एक्चुअली? तो हम कहेंगे ये जो वर्ड्स है ना, ये कंजंक्टिव एडवर्ब्स है और नॉर्मली इनको सेंटेंस के बीच में यूज़ किया जाता है। और जब ये सेंटेंस के बीच में यूज़ होते हैं, तो यूज़ करने का एक प्रॉपर तरीका है। जैसे फॉर्मली अगर हमें कोई राइटिंग करनी है, लिखना है, तो उसको इस तरह से लिखना चाहिए कि इनमें से कोई भी एक वर्ड आप लिखेंगे ना, तो उसके पहले सेमीकोलन लगा लीजिए, देन कॉमा लगा लीजिए या कम से कम दोनों साइड कॉमा लगा लीजिए। नहीं तो कम से कम एक साइड मतलब इनके बाद तो कॉमा लगाना ही चाहिए आपको, ठीक है? ये इनका काम होता है। चलो, तो दोस्तों ये आपको मैंने बता दी। अब बात करते हैं ऊपर लिखे हुए वर्ड्स, बिकॉज़, ऑन अकॉर्डिंग टू, ड्यू और क्या लिखा हुआ है? ओइंग, ये क्या है? ये सारे वर्ड्स दोस्तों आपके प्रीपोज़िशन हैं।
ये सारे वर्ड्स आपके दोस्तों प्रीपोजिशन है, ठीक है? और हम जानते हैं कि जो प्रीपोजिशन है तो इनका यूज़ हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में, मिडल में और कभी-कभी एंड में भी कर सकते हैं, ठीक है? वैसे तो एंड में नहीं होगा, स्टार्टिंग और मिडल में ही होगा दोस्तों, ठीक है? और जब भी इनको यूज़ करेंगे ना तो इसके तुरंत बाद वाले पार्ट में कम से कम वर्ब नहीं होने चाहिए दोस्तों, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है? नाउन वाउन चल जाएगा। तो ये सारे वर्ड्स फंक्शनली एक ही रोल प्ले करते हैं, ठीक है? यानी कि किसी भी पार्ट में रीजन को उसके रिजल्ट से रिलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे आर डिफरेंट विथ ईच अदर फ्रॉम ईच अदर, राइट? अब क्या डिफरेंसेस हैं वो मैंने आपको बता दिए। पहला डिफरेंस ये है कि पोजीशन का डिफरेंस हुआ। मतलब जो जैसे हमारा कोऑर्डिनेटिंग ऑब्जेक्शन है, तो इसकी जो पोजीशन है ना वो मेनली बीच में यूज़ करते हैं। लेकिन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इनको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, स्टार्टिंग में, मिडल में और एंड में। कंजंक्टिव एडवर्ब है ना, इनको नॉर्मली बीच में ही यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो और इनको लिखने का तरीका ऐसा है। उसके बाद वो जो ऊपर लिखे हुए हैं प्रीपोजिशन, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, बीच में भी लिख सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना, जहाँ भी लिख रहे हो ना, इसके बाद वाले पार्ट में कम से कम वर्ब नहीं होना चाहिए। उसके अलावा नाउन मिल जाए, प्रोनाउन मिल जाए, सब चलेगा, बस कम से कम वर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्ब होगा तो वो वहाँ से क्लॉज़ बना देगा और ऐसी सिचुएशन में क्लॉज़ हम प्रीपोजिशन के बाद लिख नहीं सकते, क्योंकि प्रीपोजिशन वर्ड्स को कनेक्ट कर सकता है, फ्रेज़ को कनेक्ट कर सकता है, लेकिन जब बात आती है क्लॉज़ को कनेक्ट करने के लिए, तो वो सिर्फ़ एक ही आदमी कर सकता है। ये काम सिर्फ़ एक व्यक्ति कर सकता है, उसका नाम है क्लॉज़। तुम्हें क्या लगा? अवॉइडेंस की बात हो रही है? चलिए, आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब देखिए फंक्शन को सीधे हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। कुछ सेंटेंस लिखते हैं और उन सेंटेंस की हेल्प से इनका प्रयोग सीखते हैं हम, ठीक है? आ जाइए, इनको यहाँ खाली पड़ी है जगह, यहाँ लिखते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा, आई ऑफ्टेन फ्लैश बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ डैश बैड वेदर एट मोहाली। क्वेश्चन नंबर 2, the court has enough evidence it sent the criminal behind the bars for for 2 years. Ah,
थर्ड सेंटेंस he had been the commander in chief. He took the charge. ऐसे लोगों को he charge the enemy. अजय तेरी ही defeated the enemy. ऐसे लिखो क्या है? चलो अगले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर he want to become an IAS officer or he studies really hard। अब ये आपके सामने 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं दोस्तों, ठीक है? और इन 4 सेंटेंसेस में ऑप्शन आपको भरने के लिए दिए हुए हैं, जैसे कि बिकॉज़, हुँ, जैसे कि फॉर, जैसे कि देयरफॉर, देयरफॉर ना लिख कुछ और लिखते हैं, जैसे कि क्या लिख देते हैं हेंस या सो, और एक और लिख देते हैं बिकॉज़ ऑफ। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इनको हमें फिल करना है बिकॉज़, फॉर, हेंस और बिकॉज़ ऑफ। तो दोस्तों ये हमने 4 सेंटेंस लिखे हैं और इन चारों सेंटेंसेस में हमें वर्ड्स को ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए और कॉन्टेक्स्चुअली भी फिट हो। तो इस तरह से हमें फिल अप करना है। तो कुछ वर्ड्स की तो मैंने पोजीशन आपको समझाई है कि पोजीशन कैसे होगी, कहाँ पर क्या लिखना है, तो वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है? तो हमने क्या किया है कि देखो कुछ वर्ड्स में सेंटेंस की स्टार्टिंग में हमें अ, यूज़ करना है, क्या नाम है, वर्ड यूज़ करना है। जैसे यहाँ ये फॉर लगा हुआ है, ये हमने पहले से भर के दिया हुआ है और आपको ये जस्टिफाई करना है कि ये सही लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है? इसको वेरीफाई कर लेना पढ़ने के बाद। अगर आपको लग रहा है सही है, तो फिर ठीक है, नहीं गलत लग रहा है तो आपको इनमें से रिप्लेस करना है इसको बिकॉज़ से, एंड से, बिकॉज़ ऑफ से, ठीक है? इस तरह से हमें इसको करना है। और 1 मिनट और करना है या फिर ठीक है? चलिए, अब हम इसको पढ़ के देखते हैं। उससे पहले एक छोटी-सी बात देख लो आप, ये वर्ड्स एक बार और देख लो। ये सारे वर्ड्स हैं बिकॉज़ ऑफ, ऑन अकाउंट टू, ड्यू टू और ओइंग टू, ये सारे प्रीपोजिशन हैं। जनरली सेंटेंस के स्टार्टिंग और मिडल में यूज़ होते हैं। इनके बाद वाले पार्ट में वर्ब को होना चाहिए। दूसरा फॉर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो एक सेंटेंस के मिडल में यूज़ होगा, इसके पहले कॉमा लगा, ठीक है? बिकॉज़, सिंस और एज़ सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। सेंटेंस की स्टार्टिंग, मिडल और नॉर्मली स्टार्टिंग और एंड मिडल में यूज़ होते हैं, बट हम इसको एंड में यूज़ कर सकते हैं। कंजंक्टिव एडवर्ब कौन-कौन से हैं? ये वाले वर्ड्स हैं, सो, देयरफॉर, हैन, है ना? और दैट्स व्हाई, ये सारे वर्ड्स हैं और नॉर्मली इनको सेंटेंस के बीच में यूज़ करते हैं, ठीक है? और इस तरह से यूज़ करना है आपको। एक और बात है जो मैं बता देता हूँ आपके लिए,
ताकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। देखो दोस्तों, आप ये ध्यान रखना हमेशा इस बात का ध्यान रखना दोस्तों कि जैसे फॉर है ना एक कोऑर्डिनरी कंजंक्शन है। जब इसका यूज़ हम सेंटेंस में करते हैं, तो इसके बाद वाले पार्ट में क्या होता है और बिकॉज़ एज़ जब हम यूज़ करते हैं तो उसके बाद वाले पार्ट में क्या होता है, क्योंकि ये हेल्प कर देगा। तो दोस्तों जब भी बिकॉज़ और एज़ यूज़ करते हैं ना, ध्यान रखना इसके बाद वाले पार्ट में उसके तुरंत बाद जो पार्ट यूज़ करते हैं उसमें रीज़न होता है दोस्तों, ठीक है? और फॉर वाले पार्ट में जनरली होता क्या है, जनरली नहीं ऑलवेज़ ही होता है। क्या होता है? रिज़ल्ट, ठीक है? और जो देयरफॉर सो हैंस ये लिखा हुआ है, इनके बाद वाले पार्ट में क्या होता है दोस्तों? रिज़ल्ट। और ये ऊपर लिखे हुए प्रीपोज़िशन है ना, इनके बाद वाले पार्ट में आपको मिलता है रीज़न, बस। तो ये आपको और हेल्प कर देंगे समझने में कि कहाँ पर क्या यूज़ करना है, तो ये थोड़ा-सा आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है? चलिए, मैं आपको थोड़ा-सा टाइम दूँगा खुद से कि आप करके दिखाओ, देन हम डिस्कस करते हैं। ये 4 क्वेश्चन है, फटाफट से इसको भर के दिखाओ आप एक बार। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपने फिल अप कर लिए होंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम प्रीपोज़िशन यूज़ करेंगे, प्रीपोज़िशन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो इनके बाद आपको क्या मिलेगा? रीज़न और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कंजंक्टिव एडवर्ब के बाद आएगा रिज़ल्ट। इस बात का ध्यान रखिए आप। तो चलो भई सेंटेंस नंबर 1 पढ़ते हैं, क्या लिखा है? द हाई ऑक्टेन क्लैश बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ डैश द बैड वेदर एट मोहाली। अब ये वाला पार्ट है, अब इस पार्ट से पहले हमें ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं भरने के लिए, ठीक है? तो हमें ये समझना पड़ेगा क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अब देखो सेंटेंस के बीच में है ये, तो सेंटेंस के बीच में तो हम चारों यूज़ कर सकते हैं, तो देखो पोज़ीशन के हिसाब से तो चारों यूज़ आएँगे। लेकिन दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर ये हेंस हमें यहाँ यूज़ करना होता जो कि एक कंजंक्टिव एडवर्ब है। तो मैंने आपको बताया था कि कंजंक्टिव एडवर्ब के पहले और बाद में कॉमा और कोलन होना चाहिए था, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हेंस तो गलत हो जाएगा, ये तो भर नहीं पाओगे। देखो ज़रा एक बार चेक कर लो, कन्फ्यूज़न हो तो। ये देखिए, ये सारे वर्ड्स यहाँ पे कंजंक्टिव एडवर्ब है और इनको जब भी यूज़ करेंगे ना तो इनके पहले सेमीकोलन बाद में कॉमा या दोनों तरफ कॉमा या एट लीस्ट बाद में कॉमा होना चाहिए। तो अब हम वापस वहाँ जाएँगे, तो यहाँ तो कॉमा है ही नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया दोस्तों, इसको काट दीजिए, ये रॉन्ग हो गया। अब बात कर लेते हैं किसका बिकॉज़ का, बिकॉज़ एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। अगर हमने यहाँ बिकॉज़ लिख दिया, तो हमें इसके बाद एक क्लॉज़ बन जाएगा, क्लॉज़ बन जाएगा तो यहाँ सब्जेक्ट वर्ब दोनों चाहिए। लेकिन आप ध्यान से देखोगे ना, तो द बैड वेदर एट मोहाली दोस्तों इस वाले पार्ट में कहीं पर भी वर्ब नहीं है। देखिए बता देता हूँ, द बैड वेदर ये जो वेदर शब्द है ना ये नाउन है दोस्तों ये नाउन है और इस नाउन को डिफाइन करने के लिए वेदर एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है, ठीक है? एट प्रीपोज़िशन है, फिर ये नाउन है, इसका मतलब वर्ब तो है ही नहीं। अगर वर्ब नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर एक प्रीपोज़िशन चाहिए। अब प्रीपोज़िशन क्या होता है दोस्तों? बिकॉज़ ऑफ तो इसको हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर, यानी कि पहले सेंटेंस में आ जाएगा दोस्तों बिकॉज़ ऑफ अब सही है। तो लिखेंगे द हाई ऑक्टेन क्लैश बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ बिकॉज़ ऑफ द बैड वेदर एट मोहाली अब सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 द कोर्ट हैड एविडेंस
अ, फिर एक तरफ कॉमा, फिर डैश, फिर कॉमा, इट सेंटेंस द क्रिमिनल बिहाइंड द बार्स फॉर 2 ईयर्स। तो वही कह रहा है कि कोर्ट के पास इनफ एविडेंस थे, इसलिए कोर्ट ने क्या किया कि जो क्रिमिनल था उसको 2 साल के लिए जेल सलाखों के पीछे भेज दिया। तो दोस्तों ध्यान से देखोगे ना, तो ये वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पर भी एक कॉमा दिख रहा है आपको और एक कॉमा यहाँ भी दिख रहा है। तो दोनों साइड कॉमा हो या एक तरफ सेमीकोलन फिर कॉमा हो, तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं दोस्तों? वहाँ पर हेंस, देयरफॉर, सो, दैट्स व्हाई इसका यूज़ करते हैं। सही है? इसका मतलब ये होगा कि यहाँ एक कंजंक्टिव एडवर्ब चाहिए। कंजंक्टिव एडवर्ब क्या होगा? या तो हेंस जो ऑप्शन मिले, हेंस हो, देयरफॉर हो, सो हो, तो जो भी मिलेगा वो टिक कर लेंगे। हेंस है, तो टिक कर लीजिए यहाँ पर हेंस। ठीक है? तो अगला देखिए, अ, डैश ही हैड बीन द कमांडर इन चीफ, फिर यहाँ कॉमा लगा दें, ही डिफीटेड द एनिमी, क्योंकि वो कमांडर इन चीफ था तो उसने क्या किया, डिफीट कर दिया एनिमी को। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में यूज़ हुआ है, तो स्टार्टिंग में क्या-क्या यूज़ नहीं हो सकता? जो यूज़ नहीं हो सकता वो एलैबोरेट हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं क्या-क्या नहीं हो सकता यूज़। दोस्तों, हमें पता है कि स्टार्टिंग में कंजंक्टिव एडवर्ब नहीं आ सकते और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं आ सकता। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन है? फॉर, यानी ये तो यूज़ स्टार्टिंग हो नहीं सकता, ये गलत हो गया। और कंजंक्टिव एडवर्ब नहीं आ सकता क्योंकि इसके पहले वाले पार्ट में रीज़न चाहिए, बाद में रिजल्ट होना चाहिए। तो ये भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बचते हैं, ईदर बिकॉज़ और बिकॉज़ ऑफ, ये यूज़ होंगे। तो हमें ये समझना पड़ेगा क्या यूज़ कर लें। अगर हम बिकॉज़ ऑफ यूज़ करेंगे, तो हमें ये श्योर करना पड़ेगा कि उसके बाद वाले पार्ट में वर्ब होना चाहिए। तो हमें ध्यान देगा कि इस वाले पार्ट में आपको यहाँ पे वर्ब मिल चुका है हेड के। इसका मतलब ये हुआ कि प्रीपोज़िशन तो आप यूज़ कर ही नहीं पाओगे। तो अब क्या बचा? कंजंक्शन, कंजंक्शन यानी कि और यहाँ पे यूज़ किया जाएगा इसको बिकॉज़। यानी अब देखा जाएगा बिकॉज़ ही हैड बीन द कमांडर इन चीफ ही डिफीटेड द एनिमी। इस तरह से कमांडर इन चीफ का कर दिया। अगला क्या लिखा हुआ है? ही वांट्स टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर फॉर ही स्टडीज़ रियली हार्ड। अब यहाँ पर हमने प्रीपोज़िशन फॉर का सॉरी वर्ड फॉर का यूज़ किया हुआ है जो कि कंजंक्शन का काम करता है। ये कौन-सा कंजंक्शन होता है? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसको सही यूज़ करने क्या है और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो यूज़ करने के लिए उसकी क्या कंडीशन है, पहले उसको समझ लेते हैं और देख लेते हैं क्या ये कंडीशन को सैटिस्फाई करता है या नहीं करता है। आ जाइए वापस चेक करते हैं। तो हमने यहाँ ध्यान से पढ़ा, तो आपके सामने फॉर लिखा हुआ है। फॉर का काम क्या होता है? सेंटेंस के मिडल में यूज़ होता है और इसके पहले कॉमा लगाना होता है और इसके बाद वाले पार्ट में रिजल्ट होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है इसका मतलब हमने सही यूज़ किया है। और अगर एक भी फॉलो नहीं करा तो इसका मतलब गलत यूज़ किया है। चलिए आ जाइए वापस। तो हमने देखा सबसे पहले वो तो कॉमा लगा हुआ है, इसके पहले लगा हुआ है। सेंटेंस के बीच में यूज़ हुआ है। अब हमें ये समझना है कि क्या इसके बाद वाले पार्ट में रीज़न है या रिजल्ट? ये चेक करके देखते हैं। हमें क्या चाहिए? रिजल्ट। चलिए आ जाइए। तो पढ़ लेते हैं कि लिखा है कि ही वांट्स टू बिकम एन ऑफिसर फॉर ही स्टडीज रियली हार्ड। तो फॉर के बाद वाले पार्ट में ये लिखा हुआ है कि फॉर ही स्टडीज रियली हार्ड, तो वो बहुत पढ़ाई करता है। कारण ये नहीं है, कारण कुछ और होगा। क्यों करता है पढ़ाई? तो उसके पीछे का रीजन ये दिया हुआ है कि ही वांट्स टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, यानी इसका मतलब रीजन इसके पहले वाले पार्ट में है। अगर रीजन पहले वाले पार्ट में है तो इसका मतलब ये रिजल्ट होगा। क्यों पढ़ाई करता है? क्योंकि वो आईएएस बनना चाहता है। ही स्टडीज़ वेल, ठीक है? तो दोस्तों इसका मतलब ये रिजल्ट हो गया ही स्टडीज़ रियली हार्ड। इसके पीछे का रीज़न है कि आईएएस बनना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका यूज़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हुआ है और ये हमारा सेंटेंस बैलेंस है। तो इसका मतलब आपको पता चल गया होगा कि एक सेंटेंस में रीज़न और रिजल्ट को कनेक्ट करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट जिनमें किसी पार्ट में रीज़न हो, किसी पार्ट में रिजल्ट हो, उनको कनेक्ट करने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी क्लास 4 टाइप की है। कुछ एक वर्ड होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक वर्ड होता है 2-3 वर्ड्स होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कुछ यहाँ पर प्रीपोज़िशन होते हैं, कुछ यहाँ पे कंजंक्टिव एडवर्ब होते हैं। वो टोटल उनकी क्लास 4 होगी और उन 4 के जो वर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं सेंटेंस में रीज़न को रिजल्ट से कनेक्ट करने का काम करते हैं, जो कि मैंने आपको समझा दिया है।
तो दोस्तों, आपने ये नोट कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया हो तो आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइएगा, लिखिएगा। मैं आप एक काम करता हूँ कि 2-3 क्वेश्चन और लिख के दिखाता हूँ और उनमें आपको इनमें से ही किसी वर्ड को फिल अप करना है। चलिए दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं, 2 क्वेश्चन और लिख के देखते हैं। अगला पेज पे चलते हैं, चलो लिखिए। चलो भैया, ये 3 क्वेश्चन और लिखे आपके सामने, फिर से वही ऑप्शन है आपके सामने कि अ, ड्यू टू सिंस सो, ठीक है? और एक और लिखते हैं फॉर। ये आपके सामने है, इनको करो। टिक करना है कि भाई क्या लगाओगे। ऑप्शन आपके सामने है, 3 क्वेश्चन्स है, तो फटाफट से एक काम कर दो, जल्दी से कर दो। 1, 2 और 3।
क्या लिखा है सेंटेंस नंबर 1 में कहना है कि द हैवी फ्लड इन द रीजन कॉमा द प्राइम मिनिस्टर पुट ऑफ हिज मैसिव रैली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 द रोबर्स गॉट अरेस्टेड डैश देयर ओन मिस्टेक्स। इंडिया लॉस्ट द वर्ल्ड कप फाइनल dash the curator prepared a slow pitch and it backfired at the end. चलो, ये आपके सामने 3 सेंटेंस है, फटाफट से इनको करके देखो। चलो खैर, हो गया होगा। अब हम इनको करके देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सेंटेंस क्या है? पहले सेंटेंस में पोजीशन वो स्टार्टिंग की है। अब सेंटेंस की स्टार्टिंग में कौन-कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो यूज़ हो सकते हैं? मैंने आपको शुरू में बताया था, ये देखिए आप। सेंटेंस की स्टार्टिंग में प्रीपोज़िशन यूज़ हो सकता है, ठीक है? और आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यानी 2 चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, यानी कि और देयरफॉर एंड चलो आ जाओ, चेक करके देखते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि कम से कम हमें फॉर का यूज़ करना नहीं है स्टार्टिंग में, ये गलत है और साथ ही साथ सिंस भी यूज़ नहीं करना। अब इनमें से कोई होगा तो ट्रू होगा या ट्रू होगा, तो चेक करके देख लेते हैं क्या होगा। सिंस नहीं, सॉरी सॉरी गलत कर दी, सिंस तो हो सकता है, सो नहीं हो सकता। ये 2 में से कोई यूज़ हो सकता है, ठीक है? ये 2 यूज़ नहीं हो सकते हैं और ये 2 यूज़ हो सकते हैं, ठीक है? तो अब एक काम करो, आप चेक करके देख लो कि कौन-सा सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज़ हो सकता है। ये दोनों तो बाहर हो गए, ये 2 ऑप्शन बचते हैं। अब इन दोनों में भी डिफरेंस बताया था आपको कि ड्यू टू हो गया, ओन टू हो गया, बिकॉज़ ऑफ हो गया, ऑन अकाउंट हो गया, ये हमारे प्रीपोज़िशन होते हैं, तो इनके बाद वाले पार्ट में वर्ब भी होना चाहिए, ठीक है? अगर वर्ब मिला, तो फिर उसको यूज़ नहीं कर पाएँगे, फिर हमें कंजंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो ज़रा पढ़ के देखिए, लिखा है कि द हैवी फ्लड इन द रीजन, तो इसमें ध्यान से देखोगे ना, तो ये फ्लड यहाँ पर एक नाउन का काम करेगा। हैवी उसको डिफाइन कर रहा है तो एडजेक्टिव बन गया और ये आर्टिकल यानी कि डिटरमिनर हो गया। फिर रीजन सब यहाँ पर एक नाउन है, ये आर्टिकल है, ये प्रीपोज़िशन है, यानी इस वाले पार्ट में वर्ब तो है ही नहीं। जब वर्ब है ही नहीं, तो फिर कंडीशन कोई यूज़ होगा ही नहीं, फिर क्या यूज़ करना पड़ेगा? ड्यू टू, तो स्टार्टिंग में यूज़ करना पड़ेगा ड्यू टू। ड्यू टू द हेवी फ्लड इन द रीजन, द प्राइम मिनिस्टर पुट ऑफ हिज मैसिव रैली। अब ये सेंटेंस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। द रॉबर्स गॉट अरेस्टेड डैश ओन मिस्टेक्स। अब बीच में यूज़ करना है, तो बीच में तो ये चारों यूज़ हो सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि अगर हम कभी फॉर यूज़ करेंगे बीच में, फॉर यूज़ करेंगे क्योंकि फॉर हमारा वो ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, तो इसके पहले कॉमा होना चाहिए, तो कॉमा तो है ही नहीं, तो ये गलत हो। अगर हम इसको यूज़ करेंगे, तो ये हमारा कंजंक्टिव एडवर्ब होता है, तो इसके पहले सेमीकोलन या कॉमा और इसके बाद कॉमा होना चाहिए। ये भी कुछ नहीं, तो ये भी गलत। अब ऑप्शन 2 बचते हैं, ड्यू टू और सिंस। अब हमें पता है कि ड्यू टू प्रीपोज़िशन है, तो ये तभी यूज़ किया जा सकता है जब इसके बाद वाले पार्ट में वर्ब ना हो, और सिंस तभी यूज़ करेंगे जब इसके बाद वाले पार्ट में वर्ब हो। तो आप ध्यान से नोटिस करेंगे, तो यहाँ लिखा है देयर ओन मिस्टेक्स, तो ये मिस्टेक नाउन है। ओन भी इसको डिफाइन करने लगे हैं, तो पजेसिव डिटरमिनर हो गई है और देयर भी पजेसिव डिटरमिनर हो गया। तो ये दोनों के दोनों वर्ड्स, यहाँ वर्ब तो कोई है ही नहीं। जब वर्ब नहीं है तो फिर ये नाउन फ्रेज हो गया। नाउन फ्रेज हो गया तो प्रीपोज़िशन लगा सकते हैं। यानी फिर से ड्यू टू। लास्ट सेंटेंस, इंडिया लॉस्ट वर्ल्ड कप फाइनल डैश द क्यूरेटर प्रिपेयर्ड अ स्लो पिच एंड इट बैकफायर्ड एट द एंड। अब इस सेंटेंस में देखो बीच में यूज़ करना है, तो बीच में यूज़ करना है, तो बीच में तो सारे यूज़ हो जाते हैं। लेकिन वो ऑर्डिनरी कंजंक्शन के लिए कॉमा चाहिए और कंजंक्टिव एडवर्ब के लिए सेमीकोलन या कॉमा, बाद में कॉमा चाहिए। ये तो है ही नहीं, ये दोनों ऑप्शन फिर से कैंसल हो गए, हटाओ। ये 2 ऑप्शन बचते हैं, ड्यू टू और सिंस। हमने देखा कि इस वाले पार्ट में लिखा था क्यूरेटर पेयर्ड, ये देखो वर्ब दिया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया है ना, इसका मतलब प्रीपोज़िशन भी आउट हो गया। तो फिर क्या बचा ओनली सिंस।
चलो सेंस आंसर सही हो गया। लीजिए भाई, ये होगा सही। तो हाँ जी दोस्तों, ये आपके सामने हमने कुछ वर्ड्स का यूज़ सीखा है, यानी कितने सारे हो गए? ऊपर लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 वर्ड्स का हमने यूसेज सीखा है और ये सारे वर्ड्स क्या करते हैं, एक सेंटेंस में रीज़न और रिज़ल्ट को ऐड करने मतलब रीज़न और रिज़ल्ट को जोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा ये तो पूरे कॉन्सेप्ट वगैरह कि कैसे करना है, किस टाइप के ऑप्शंस आएँगे, कैसे ऐड कर पाओगे और उन वर्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंसेस भी मेरे ख्याल से क्लियरली आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है? तो इससे पहले भी मैंने करीब 10 से 11 वर्ड्स का यूज़ कल सिखाया था और आज भी सिखा दिया है, तो आपको करीब 25 प्लस वर्ड्स का यूसेज आपको सिखा दिया है कंप्रीहेंशन चैप्टर में। अगली क्लास में हम कुछ और ऐसे कंप्रीहेंशन लेके आने वाले हैं, तो तब तक के लिए आप करना पड़ेगा रिवीजन करना अच्छे से, है ना? रिवीजन करके लाइए, पढ़ के लाइए और नेक्स्ट क्लास में हमें फिर से जॉइन कीजिएगा। हम अगले वीडियो में अगले कुछ और कंजंक्शन को डिस्कस करेंगे आपके सामने, ठीक है? हाँ, एक चीज़ और है दोस्तों, और टाइम मेरे साथ अभी तो लगता है, तो अब एक काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम 10 तरीके के बारे में डिस्कस करेंगे, ड्यू टू या ओइंग टू या इनके बारे में भी डिस्कस किए जाएँगे। ये दोनों वर्ड्स के बीच में भी एक प्रॉपर एक और डिफरेंस होता है जो हमें डिस्कस करना है आपके साथ, कर लिया जाएगा। तो ये थोड़ा-सा आप पढ़ के आएँ दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।